तो हम लोग पिछले क्लास में ब्रोस्टेंट लोरी कंसेप्ट को पढ़ रहे थे। और ब्रोस्टेंट लोरी के कंसेप्ट में जहाँ तक हमारे आपके बीच में तय हुआ था कि उसका हम लोग एप्लीकेशन सीख लिए थे। और एप्लीकेशन के बाद उसमें हम लोग क्या ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक सीख लिए थे। आज हम लोग ब्रोस्टेंट लोरी थ्योरी के एप्लीकेशन सीखेंगे। उसमें एप्लीकेशन में आपको हम लोग सीखेंगे कि जनरली कौन से प्रिंसिपल काम करते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला चीज आज हम लोग सीखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ एसिड और बेस की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा चीज क्या सीखना है कि कॉम्प्लेक्स को ये देखना है कि वो स्ट्रेंथ कैसे शो करता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई एसिड है और वो एसिड जो है वो किस तरह से अपना H प्लस आयन डोनेट करता है, मतलब प्रोटॉन डोनेट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें सीखेंगे वह H प्लस आयन डोनेट करने के कंसेप्ट पर ही सीखेंगे, क्योंकि H प्लस आयन डोनेशन ही हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगा कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा है। क्योंकि आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है H प्लस आयन यानी प्रोटॉन देना। जहां हम H प्लस आयन बात करेंगे वहां आपका प्रोटॉन की बात होती है। ठीक है। तो जो H प्लस आयन जो कॉम्प्लेक्स आसानी से प्रोटॉन अपना डोनेट कर देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है। जो H प्लस आयन उतना आसानी से अपना नहीं दे पाएगा वो उतना कम एसिडिक होगा। तो जाहिर सी बात जो कम एसिडिक होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम कॉम्प्लेक्स को देखना शुरू करेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एसिटिक एसिड को ले लो, यहां हमको दो तीन चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि H प्लस आयन देने के बाद कौन ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो H प्लस आयन अगर दे भी देता है तो उसके पास फिर से लेने की टेंडेंसी कितनी है। क्योंकि जब तक हम उसके कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का कंसेप्ट नहीं देखेंगे तब तक हम ये नहीं क्लियर कर सकते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि आगे चीजें जो होगी वह आगे चलकर कंजुगेट एसिड का कंजुगेट बेस ये डिसाइड करेगा कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है या उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि हम अगर एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको सिखा देंगे तो आप आसानी से उसके बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला चीज होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे पहला जो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, पहला लाइन जो होगा वो पहला लाइन होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन डोनेशन या डोनेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। तो जैसे जैसे H प्लस आयन जो होगा जितना जितना प्रोटॉन, यहां पर जो प्रोटॉन की बात हो रही है वह आपका H प्लस आयन की बात हो रही है। तो जितना H प्लस आयन डोनेट होगा उतना ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें तो सबसे पहला चीज इसमें आप लिख लो, लिखो द अकॉर्डेंस विथ ब्रोस्टेंट कंसेप्ट द स्ट्रॉन्ग एसिड so as a strong tendency to donate the proton and the strong base possess an equally a strong tendency to accept the proton। तो जिसके पास जो जितना टेंडेंसी, जिसके पास H प्लस आयन जल्दी देने की टेंडेंसी होगी वह उतना अच्छा एसिड होगा, और जो जितना H प्लस आयन लेने की टेंडेंसी रखेगा वो उतना बेस होगा। ठीक है। नीचे लिखिए at least two general methods are currently accepted for making the competitive study of relative acidity to the given acid हो गया। चलिए अब इसके बाद पहले लिखिए फर्स्ट मेथड कंपेयरिंग द proton donating tendency
इन वेरियस एसिड टुवर्ड्स द सेम बेस, टुवर्ड्स द सेम बेस। जैसे में एग्जांपल देखें, करें कि अगर एसिटिक एसिड को ले ले CH3COOH, अगर एसिटिक एसिड H2O के साथ अगर रिएक्शन करें, ध्यान रखिएगा अभी हम जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां से टूटेगा CH3COO माइनस और H प्लस, ये अपना H प्लस आयन जब इसको देगा तो ये बनेगा हाइड्रोनियम आयन और एसीटेट आयन, बनेगा एसीटेट आयन। तो यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आसानी से एसिटिक H प्लस आयन इसको दे दिया, देने के बाद ये अपना एसीटेट तो बना, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। अब यहां पे जो है अपना एसीटेट आयन बनाया, ठीक। तो ये अगर यहां से अपना H प्लस आयन इसको डोनेट किया, H प्लस आयन इसको डोनेट किया, तो ये हमारे पास एज एसिड के रूप में काम करेगा और ये यहां पर एज ए बेस के रूप में काम करेगा। ये अब अपना H प्लस आयन इसको दे दे, अगर अपना H प्लस आयन इसको दे दे, अगर इसे H प्लस आयन अपना क्या करे, डोनेट करे, ठीक है। तो जो अगर H प्लस आयन इसको जब डोनेट करेगा तो डोनेट करने के दौरान क्या होता है कि अब ये एज ए एसिड के रूप में काम करेगा और ये एज ए बेस के रूप में काम करेगा, ठीक है। मतलब कि ये यहां पर एसिड का, ये यहां पर बेस बना, तो इसे हम लोग कह सकते हैं आपका कंजुगेट बेस, और ये आपका हो गया। तो ये यहां पर, तो इसका ये कहलाएगा एसिड बेस पेयर, और कैसा एसिड बेस पेयर, कंजुगेट, इसी को हम लोग कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्यों? क्योंकि अपने इक्विलिब्रियम को गेन करना है इसको। तो अपना इक्विलिब्रियम को गेन करने के लिए क्या होता है कि अपना ये H प्लस आयन शुरू में ये एज एसिड के रूप में काम करता है, पर अगर परिस्थितियां सेम हो गई, स्थिति अगर अच्छी होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि वो अपना H प्लस आयन फिर से एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, और ऐसी स्थिति में वो H प्लस आयन लेकर अपने पुराने कॉम्प्लेक्स में लौट कर आ जाता है। तो इस तरह की जो कंजुगेशन तैयार होती है उसे हम लोग कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। अब यहां पे अगर हम Ka की वैल्यू देखते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, कांस्टेंट, तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 के करीब होता है, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल आपको दिखाएं, जैसे HCN का है, HCN अगर H2O के साथ मिलता है तो ये बनता है ये H प्लस और Cn माइनस, यहां से H प्लस इसको मिलता है तो ये बनता है हाइड्रोनियम आयन, और यहां से बनता है Cn माइनस, ठीक है। अगर आप जरा गौर से देखिए, अगर हम सिंगल रिएक्शन की बात करें तो सिंगल रिएक्शन इस तरह से बनेगा, लेकिन जब ये अपना H प्लस आयन इसको फिर से डोनेट करेगा, तो डोनेट करेगा, यहां से ये H प्लस आयन इसको दिया, ये H प्लस आयन यानी कि प्रोटॉन, देखो बेटा यहां पे जो भी टर्म है वो प्रोटॉन है, जब प्रोटॉन डोनेट किया तो ये एज ए एसिड के रूप में काम करेगा, तो ये एज ए बेस के रूप में काम करेगा। यहां पे जब आपने डोनेट किया तो ये एज एसिड के रूप में काम करेगा और ये एज ए बेस के रूप में काम करेगा। तो ये हाइड्रोनियम आयन जो है वो अपना एक कंजुगेशन बनाते हैं, हम लोग कहते हैं कंजुगेट, यहां से बना एसिड बेस पेयर, और यहां पे Ka की वैल्यू जो आती है वह आता है 4 इंटू 10 टू द पावर -10। अब जरा गौर से देखो, एक वैल्यू हमारे पास मिल रहा है कि यहां पर 1.8 इंटू 10 टू पावर -5, और यहां पे मिला 4 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। तो यहां पे Ka की वैल्यू काफी ज्यादा है, ये अपना H प्लस आयन जल्दी से दे देगा, और यहां पर H प्लस आयन लेने की टेंडेंसी इसके पास काफी कम होती है। क्यों? ये दोनों बड़े एलिमेंट होते हैं, ये अपना H प्लस आयन लेकर कॉम्प्लेक्स को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये आसानी से अपना H प्लस आयन नहीं लेते हैं, ये आसानी से अपना H प्लस डोनेट करता है, और जैसे जब डोनेट करता है H प्लस काफी तेजी मात्रा में, यही वजह होता है कि इसकी Ka की वैल्यू जो होती है, अब जरा गौर के देखो, यहां पर इससे Ka की वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 है, और यहां पे जो है 1.8 इंटू 10 टू द पावर क्या है, -10 है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे H प्लस आयन ये दिया अपना, अब दोनों के कंपेयर में देखो, इनके पास चूंकि बड़ा एलिमेंट है, हमने उल्टा कंसेप्ट बोला, यहां पे चूंकि बड़ा एलिमेंट है तो इनको अपना H प्लस आयन डोनेट करने में बहुत तकलीफ होगी, ये आसानी से अपना H प्लस आयन डोनेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑलरेडी कार्बन नाइट्रोजन जो है बड़ा एलिमेंट है, अरे कार्बनवा जब भाग जाएगा, नाइट्रोजनवा के साथ अटैचमेंट जब करोगे तो हाइड्रोजन को जुड़ेगा कैसे? अब हाइड्रोजन किसी तरह से तो आकर जुड़ा हुआ है,
ठीक है। अगर कार्बन हाइड्रोजन उसको भगा भी देगा तो फिर इसकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए जबकि एसिटिक एसिड में क्या होता है कि ये अपना यहाँ पे जो बाइंडिंग होती है ना, अब जब एसिटिक एसिड को देखोगे ना तो ये कार्बनवा जो है ऑलरेडी यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब जरा देखो यहाँ पे, और ये है आपका OH, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे इनके साथ ऑक्सीजन तो जुड़ा हुआ है। अब एक कार्बन बेचारा इस ऑक्सीजन को अपना फोर्स लगाए कि इस ऑक्सीजन को फोर्स लगाए, कितना फोर्स लगाएगा। तो इसीलिए ये हाइड्रोजन जो है ना बक से भाग जाता है। इस ससुरा इतना दुष्ट एलिमेंट है कि यहाँ पे देखता है कि ये कार्बनवा अपना पूरा का पूरा बल नहीं लगा पाता है, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ से निकल के भाग जाता है, ठीक है। और जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के भाग जाता है तो समझ लेना कि इसके पास टेंडेंसी ज्यादा होती है भागने की, ठीक है। ये ससुरा बहुत दुष्ट एलिमेंट है। कभी कभी क्या करता है कि अगर इनके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ऑक्सीजन भी बहुत खतरनाक एलिमेंट है, ऑक्सीजन अगर बाइंडिंग अगर अच्छी रहती है तब तो कहता है चल भैया तुमसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर हाइड्रोजन के बीच में जरा गौर से देखना, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये चूंकि इधर फोर्स खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ठीक है। अब ये खींचने के चक्कर में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि ऑक्सीजन तो तुमको भी लेकर भाग चलते हैं, ठीक है। तो ये कहेगा अच्छा बेटा तुम हमको देते हो 10 रुपया और ये देता हमको 20 रुपया, तो कौन लेके भागेगा? ये नहीं इसको भागेगा। माने आज के जमाने के नए जमाने का गर्लफ्रेंड वाली सिस्टम है। जिसके पास ज्यादा पैसा है समझ लो उसके पास अच्छी वाली गर्लफ्रेंड है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी है, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा यही कहानी होती है। तो आज के डेट में अगर किसी को तोड़ना फोड़ना है तो बस पैसा फेंको तमाशा देखो, ठीक है। अगर आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, पैसा खर्चा अच्छा खासा है, खर्चा आप करते हैं, टाइम देते हैं उसको भरपेट, अब जिस दिन बाहर निकलते हैं आउटिंग पर उस दिन भरपेट खिला देते हैं, समझ लीजिए आपसे बड़ा बॉयफ्रेंड कोई अच्छा है ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए तो होता है, यही वजह होता है कि बड़े घर के जो लड़के होते हैं जिनके पास खैंची भर का पैसा होता है, ठीक है, जिनके पास बाऊ के पास दा टोकरी भर के रुपया को न दिक्कते ना जा बेटा जन करे का तन कर, अगर ऐसा बच्चा जिनके घर में होता है वो बच्चा बहुत बड़ा अधिकारी या बहुत बड़े पोस्ट पर नहीं जाता है अगर माई बाबू के सपोर्ट ना होता, ठीक है। यही वजह होता है कि वो क्या होता है कि उसको पास पैसा है। अब पैसा उसके पास रहेगा तो उसके पास दोस्तानों की समाज बड़ा लंबी चौड़ी रहती है, बहुत बड़े बड़े दोस्त होते हैं, लड़कियां नहीं लड़कों भी दोस्त होते हैं, ठीक ना। लोग कहते हैं ना कि चालाक जब बुर्बक बने, तो जाहिर सी बात है कि जब बुर्बक के पास, गांव में कहावत कही जाती है कि जब बुर्बक के पास पैसा हो तो चालाक खैला बिना काहे मारी, बस यही कंसेप्ट होता है इसमें। वो सब इतना पैसा होता है बुर्बक हो जाते हैं सब, और ससुरा बुर्बक होने के चक्कर में क्या होता है पैसा खूब खर्चा करते हैं सब, दोस्तों सब खूब खर्चा कराते हैं, ठीक है। खर्चा करा के हमारे जहाँ हम पढ़ते हैं ना जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में भी ऐसा एक ठो है, मतलब अपने घर से 40,000 30,000 रुपया मंगाता है। सोचो हम लोग मंगाते हैं 5,000 रुपया, मंगाता है 30,000 रुपया। उसके बाद भी जब देखोगे ना 20 से 25 तारीख जब आता है तो लोगों से भागना शुरू करते, भैया 500 तू दे दा, दूसरा हम तुझे दे दा। तो आदत तो खराब हुआ है। यही हाल इस ऑक्सीजन का होता है। अब आपको बताएं ये कार्बन जो है इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। कभी कभी देखो बड़ा खतरनाक एलिमेंट की बात बताते हैं हम, जिस दिन ये ऑक्सीजन, ये बहुत पता है ना ऑक्सीजन बड़ा दगाबाज इंसान है, मतलब धोखेबाज कर सकते हो आप, ठीक है। इसके दो बॉयफ्रेंड, एक इधर हाइड्रोजन है और इधर एक कार्बन है। यहां पर कार्बन इसको ज्यादा खर्चा देता है तो कहता नहीं जाएंगे चल, ये हाइड्रोजन को भगा देता है, जाओ कोई दोस्त नहीं तुमसे। लेकिन जिस दिन ये ऑक्सीजन यहां पर बाइंडिंग और कॉम्प्लेक्स के जोड़ देते हैं उस दिन ये बॉयफ्रेंड धोखेबाज हो जाता है, तब कहता चल आ गए ना लाइन पर। अब तब उस दिन ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लेकर भाग जाता है। ज्यादा कंसेप्ट पढ़ना होगा ना, बकलो कहीं का मुंह देखकर, मैंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम देखो किसे गौर से देख रहा है, मतलब गजब हाल है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि इस कॉम्प्लेक्स को देखना हो, अगर कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर देखना हो तो अल्कोहल चैप्टर पढ़ो, वहां समझ में आएगा। वहां हम पढ़ाए अल्कोहल चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ाए कि कब जो है कार्बन उसका अच्छा बॉयफ्रेंड होता है और कब जो है उसका ऑक्सीजन अच्छा बॉयफ्रेंड होता है। और तुम कहोगे अच्छा ही बताइए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमको क्यों पढ़ाते, बताए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हम क्यों बोलते रहते हैं। ये आज के जमाने का प्यार देखते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, सही है, लाइफ टाइम नहीं रहता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, 4 महीना में तो ब्रेकअप पक्का है, होता है। दोस्त बन के रहो, लड़ाई कोई दोस्ती कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन ना जाओ, जिसके दूसरे दिन ना लड़ाई हुआ ना, तो फिर आप हमसे आकर बताना और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना क्या सर जी क्या बताइए कि 2 दिन में लड़ाई ना हुई, एकदम होगा, ठीक है। तो यही कॉम्प्लेक्स की बात होती है
यहां से कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, जितना जल्दी H प्लस आयन डोनेट करेगा, ई सचुला जल्दी भागेगा यहां से, क्योंकि इसके पास तो स्ट्रक्चर है, जोड़ लिया रहता है, तो यहां से H प्लस आयन जल्दी से क्या करेगा, भागने की कोशिश करेगा, इसीलिए इसका Ka की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और यहां पे हाइड्रोजन जो होता है Cn के साथ अटैच्ड होता है। अब जरा बताओ, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कार्बन ऐसे खींच कर रखा है, हाइड्रोजन निकल कर भाग गया यहां से। ठीक, लेकिन इनके पास जब स्ट्रक्चर देखोगे तो नाइट्रोजन जो है ना कार्बन के गठिया पकड़ के बैठा रहता, भागे ना तो समझ लेना वो इतना कस के दबाए रहता है उसको ना, भागने को तो बड़ी मार मारेंगे। अब ये कार्बन हाइड्रोजन बेचारा भाग नहीं पाता है, अगर सपोज करो कि भाग भी जाता है ना तो उसको सब पकड़ लाते, चल चल बेटा आ जा, तो ये यहां से पकड़ के आ जाता है, इसीलिए ये आसानी से H प्लस आयन नहीं दे पाता है। और जब H प्लस आयन नहीं देगा तो क्या करेगा बेचारा, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कम रहेगी, ये अपना H प्लस आयन नहीं दे पाएगा। यही वजह होता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इन कंपेयर टू HCl। बुझाई बबुआ, काहे स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये जो है अपना H प्लस आयन आसानी से डोनेट कर देता है और ये जो है अपना H प्लस आयन डोनेट नहीं कर पाता है, इसीलिए ये जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। बुझल, लिखा छापाई के, हाँ जी, तो लिखिए, लिखा गया, हेंस द एसिटिक एसिड इज मच stronger than HCl, much stronger than HCl, and Cn ion minus is a stronger base than acetate ion, ठीक है। चलो, ये तो चीज हम लोग पहला कंसेप्ट सीखे। अब दूसरा लिखो, इन अल्टरनेटिव मेथड इज कॉल्ड competitive photolysis method, in this method one acid is mixed with conjugate base of another, and this equilibrium concentration are decided by means of experiment। जैसे में कहते हैं कि जो भी हमारे पास एसिड होगा वह इसका जो स्ट्रेंथ शो करने की बारी आएगी वो उसका इक्विलिब्रियम स्टेट डिसाइड करेगा कि उस कॉम्प्लेक्स का कैसा एसिडिक स्ट्रेंथ है और उसका कैसा बेसिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, जैसे में अगर मान लीजिए कि अगर हम H2O के लेकर बात करें, ध्यान रखना, अगर सपोज करो कि हमारे पास एक सोडियम एसीटेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक, अगर हम H2O को लेके चलें, ये H2O को लेके चले, अगर इसका कंजुगेट बेस, गौर समझिएगा, हम कंजुगेट बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर इसका कंजुगेट बेस तैयार करना होता तो अगर C2H5H2O है, ठीक है, समझो, अगर मान लो कि अगर हम डायरेक्ट, ये कॉम्प्लेक्स जनरली है कैसा, अगर ये H2O है, अगर ये CH3COOH के साथ मिलता तो ये बनाता क्या चीज, CH3COO माइनस, और नहीं, सबसे पहले अगर हमारे पास सपोज करिए कि अगर आयंस के फॉर्म में हो, CH3COONA है, सोडियम एसीटेट है, ठीक है, अगर ये सोडियम एसीटेट, ध्यान रखेंगे, सोडियम एसीटेट है, CH3COON हो, या आप एक काम करो, एसीटेट एसिड पर हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्कोहल को लेकर आओ, एथिल अल्कोहल का सबसे अच्छा रहेगा, CH3CH2ONA, सोडियम इथॉक्साइड इसको नाम देते हैं, नाम क्या होता है, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, नहीं जानते इसको,
क्या नाम है इसका, सोडियम इथॉक्साइड है। जब इसको आप तोड़ोगे तो ये बनता है CH3 CH2O माइनस और Na प्लस में। ठीक है बेटा। अब अगर जो यहां पर इथॉक्साइड आयन बना, इसको हम लोग कहते हैं इथॉक्साइड आयन। क्या नाम देते हैं इसको, इथॉक्साइड आयन नाम देते हैं। ठीक है, अब समझो यहां पे जो अगर H2O के साथ ये CH3CO माइनस, अगर यहां पर आप CH3CH2O माइनस, ठीक है, तो यहां से ये पनिया जो है टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, ये इसके साथ जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा यहां से CH3 COOH और OH माइनस आयन। अगर समझना यहां पे चूंकि जो H2O का रूप है वो किस तरह से है, तो यहां पे जो H2O है वो क्या कर रहा है कि इसको अपना H प्लस आयन दे रहा है, तो ये यहां पर एज ए एसिड के रूप में काम करेगा। तो ये एज ए कौन सा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये अपना H प्लस आयन रूप में देता है। अगर आप एसीटेट को देखोगे बेटा, क्या क्या गलती करते रहते हैं, यहां पे जब देखेंगे तो ये बनता है CH3CH2OH, नॉट एसीटेट। ठीक है, ये अपना H प्लस आयन जो है आसानी से इसको डोनेट कर सकता है। इसको क्या करेगा, ये आसानी से H प्लस आयन डोनेट करेगा। अब समझना, ये सॉरी ये एथिल अल्कोहल है, नॉट एसीटेट आयन है। अब इसको गौर से देखो, यहां पे देखोगे स्ट्रक्चर, तो अब देखो, अभी इससे पहले हमने कहा, अब देखो यहां पे कितने धोखेबाज इंसान है, यहां पे अपना ये बाइंडिंग आसानी से पैक रखता है। अब यहां से कार्बन भी, अब देखो कितनी जबरदस्त होती है, अब यहां से H प्लस आयन आसानी से डोनेट नहीं हो सकता है, यहां से डोनेट करने के लिए काफी अधिक एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए आसानी से अपना H प्लस आयन डोनेट नहीं कर सकता है। और जब यहां से H प्लस आयन डोनेट नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में जब इसे H प्लस आयन डोनेट करने की बारी आएगी, तब तो ये एसिड की तरह काम करेगा, पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड ना काम करके एज ए वीक एसिड के रूप में काम करता है। जब ये वीक एसिड के रूप में काम करेगा, ये OH माइनस आयन है, ये तो ससुरा ढूंढ ही रहा होगा कि हमको कोई मिल जाए, जो हम यहां से दिए हुए हैं, इस ससुरा ढूंढ रहा होगा कि हमको जल्दी कोनो न कोनो मिले, हम तो ऐसे ही खुद खाली पड़े हुए हैं। और जब ये खाली पड़े हुए हैं, ये ढूंढ रहा होगा, और जैसे ही इसको H प्लस आयन मारेगा, मार झपट्टा पकड़ के खींच लेगा, और जब झपट्टा पकड़ के खींचेगा तो ये होगा आपका बेस, और तेजी से खींचता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। तो ये यहां से स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करता है। और जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये कैसा बेस होगा, एज अ वीक बेस के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये यहां से वीक बेस के रूप में काम करता है, ये यहां से वीक एसिड के रूप में काम करता है। तो इसीलिए जो वीक बेस होता है ना, ये इसको आगे चलकर, चूंकि ये इसका फॉर्मेशन जो होता है यहां से है, ये एसिड है, ये बेस है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेस। और बेस में कैसा बेस, कंजुगेट बेस, क्योंकि ये अपने आयंस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका ये बेस है, ये एसिड है, तो ये क्या है पर बेस है। तो ये दोनों जो है आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। आई बात समझ में। तो यहां पर पनिया जो हुआ एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और यहां पे जो एसिटिक एसिड होता है वह एक वीक एसिड होता है। बुझाइल, तो चला के छापा, फिर लिखा, छापो इसको बच्चा, छापो, मजाक नहीं, छापो, छाप लिए, तो नीचे लिखो इथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन इज a more strong base as more strong as a base than OH minus ion and H2O is a stronger acid than acetic acid. Acetic acid. ठीक है, चलो इतना सीख लिए। अब एग्री डालो
पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ लोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, हेडिंग डालो, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो जो पीरियोडिक वेरिएशन है तो इसमें जो हमारे पास जो मिलता है वो दो तरह की वेरिएशन मिलती है। एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, और एक जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप। अब देखो पीरियड में क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो पीरियड कहलाता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं वो ग्रुप होता है। तो पीरियड में जब एक प्रॉपर्टी हम सीख लेते हैं ना तो करीब करीब हमको याद रहता है कि हम इसी प्रॉपर्टी पर हमेशा आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, गड़बड़ कहाँ होती है पीरियड में, क्योंकि ग्रुप में क्या होता, सॉरी गड़बड़ कहाँ होती है ग्रुप में। पीरियड में क्या होता है कि आपको एक H प्लस आयन की टेंडेंसी पर देख लेंगे कि जो H प्लस आयन यानी प्रोटॉन जो आसानी से डोनेट कर देगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो आसानी से प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा वो उतना कमजोर एसिड होगा। सिंपल तरीका है। लेकिन खेल कब बिगड़ती है, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो ऐसी स्थिति में ऑर्बिटल की साइज बढ़ती है, और जब ऑर्बिटल की साइज बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सेंट न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की डिस्टेंस जो होती है बढ़ जाती है, और जब डिस्टेंस बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो डिसाइडेबल फैक्टर हो जाता है कि कौन सा इसका एसिडिक प्रॉपर्टी, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा और नॉर्मल एसिड क्या होगा। ध्यान रखेंगे जिसका कंजुगेट बेस बड़ा होगा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कम होगी, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वीक एसिड का कंजुगेट बेस बनता है, या एक एसिड का उसका कंजुगेट बेस बनता है। अगर जब भी बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा, बात हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि हम लोग जो ग्रुप में पढ़ते हैं, ग्रुप में जब भी हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो उसका कंजुगेट बेस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और पीरियड में जब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पीरियड में जब भी ध्यान रखेंगे तो वो H प्लस आयन डोनेशन करने की टेंडेंसी होगा, और वो उसकी डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइडेड हो जाता है। लेकिन जब हम ग्रुप में वही बात आते हैं, वो 15th ग्रुप हो या 16th ग्रुप हो या 17th ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है कि जो ऑर्बिटल की जो होती है साइज बढ़ती है। पीरियड में ऊपर से नीचे, सॉरी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑर्बिटल में साइज बढ़ती है। जब साइज बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इफेक्ट पड़ता है, जिसके चलते क्या होता है कि उसका कंजुगेट बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है या कंजुगेट बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, तो उसका एसिडिक प्रॉपर्टी कंजुगेट बेस पर डिसाइडेड होगा। अगर वो बढ़ेगा तो ये, अगर कंजुगेट बेस की प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी, अगर कंजुगेट बेस की प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी तो एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रॉपर्टी डिसाइडेबल होता है तो वो बेसिस क्या होता है कि वो कौन सा H प्लस आयन दे रहा है, या वह क्या कंजुगेट एसिड और बेस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें जो भी सीखेंगे, जो पीरियोडिक वेरिएशन होगा, वो पीरियोडिक वेरिएशन का हम लोग दो पोर्शन सीखेंगे। एक पोर्शन जो होगा वो उसके पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और फिर दूसरा जो इफेक्ट होगा उसके ग्रुप पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी और ग्रुपिक प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे। ठीक है, चलिए तो लिखिए हाइड्रा एसिड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड, हाइड्रा एसिड ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड। देखिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, अब एक काम करते हैं, ऑर्डर टू एक्सप्लेन वी विल टेक द सेकेंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट, अब देखो सेकेंड पीरियड एलिमेंट हम देखें तो CH4 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोराइड। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये CH4 NH3 H2O और HF। ठीक है, हमने पहले ही कहा कि अगर जहां पीरियोडिक प्रॉपर्टी को लेकर चलोगे वहां H प्लस आयन डिसाइडेबल फैक्टर होगा, कि जो H प्लस आयन जल्दी से दे देगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। ठीक, अब गौर से देखो, ये CH4 है, ये कार्बन हाइड्रोजन है,
ये कार्बन हाइड्रोजन है, ये NH3 है, और ये आपका H2O है, और ये आपका HF है। जरा गौर से देख के बताओ कौन सा ऐसा है जो अपना H प्लस आयन जल्दी से देगा, क्योंकि ये यहाँ पर देखोगे तो ये भी 17th ग्रुप का मेंबर है, और जब 17th ग्रुप के मेंबर के साथ जब हाइड्रोजन अटैच्ड होता है तो खुद अपने आप को 17th ग्रुप का मेंबर समझने लगता है। क्यों? ये क्या कहते हैं, मेंडलीफ का रूल का एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन क्या करता है, जनरली वो फर्स्ट ग्रुप में तो रहता है, लेकिन जब वो 17th ग्रुप की तरफ जाता है तो ऐसे स्थिति में क्या करता है कि हाइड्रोजन को भी लालच आ जाती है। हाइड्रोजन कहता है कि अपना हम एक प्रोटॉन यार तुमको दे देंगे तो तुम बन जाओगे ग्रीनहाउस गैस की तरफ, यार हम भी तो एक ले लेंगे तो हम भी तो हीलियम की तरह बन सकते हैं, हम भी तो ग्रीनहाउस गैस की टेंडेंसी रख सकते हैं। ये लालच कब आती है, जब उसको मंजिल दिखाई देती है तब। तो ऐसी स्थिति में जब वो आता है तो इनके बीच में फाइटिंग होनी शुरू हो जाती है। ये कहता है कि यहां तक तो तुम ठीक है यार, ये तो हाइड्रोजन भी, बाकी 17 ग्रुप के मेंबर भी ये कहते हैं कि यार ये तो बड़ा गलत बात है, अभी तक तो तुम बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन जब हमारे साथ आते हो तुम क्यों दागेबाज हो जाते हो। तो हाइड्रोजन है कहता हम भी दागेबाज हैं। अब दागेबाज सुन के गाना मत याद रखना, दागेबाज जी तो राहत फतेह अली खान साहब मत याद आना, ठीक है। यहाँ पर ये दागेबाजी कर देता है और यहाँ से ये H प्लस आयन जो है वो आसानी से क्या करता है, फेंक देता है बाहर। तो फेंक देता है तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा वो H प्लस आयन यानी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी होगा, और इसके आसानी से जो प्रोटॉन डोनेट करेगा मतलब इसके एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम और सबसे कम, ठीक है। अब इसका अगर के की वैल्यू भी देखोगे ना तो के की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -58, जिसका होता है कि 10 टू द पावर -35 के करीब आती है। 10 टू द पावर माइनस इसका जो होता है 14 और 10 टू द पावर -4, तो सबसे ज्यादा के की वैल्यू होती है, जो आसानी से क्या करेगा वो डोनेट करेगा, इसीलिए इसकी काफी क्या होता है आसानी से, मतलब कि आप कह सकते हैं कि इन पीरियड में क्या होता है कि H प्लस आयन डोनेट करने की टेंडेंसी वो डिसाइडेड फैक्टर होता है कि उसके एसिडिक स्ट्रेंथ कम है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे, लिखो कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द H प्लस आयन डोनेशन टेंडेंसी टू बी इंक्रीज, द H प्लस आयन डोनेशन टेंडेंसी टू बी इंक्रीज, that's why the acidic property will also increase, acidic property will also increase। तो कहां जाते हैं, लेफ्ट राइट जाते हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, ठीक है। चलो अब लिखो हाइड्रा एसिड ऑफ द एलिमेंट, हाइड्रा एसिड ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, ऑफ द सेम ग्रुप। आप देखो या ऑफ द ग्रुप, ऐसे ग्रुप लिख सकते हैं, हाँ ग्रुप लिखो, सेम ग्रुप क्या लिखोगे, रेड ग्रुप लिखो, ठीक है। आप सेम ग्रुप भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें पहला लिखो, उसमें लिखो पहला पॉइंट में लिखो हाइड्रा एसिड ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट, हाइड्रा एसिड ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट 15th ग्रुप ऑफ एलिमेंट कौन कौन ग्रुप होता है, नाना, पापा, आंसू, सब, बीमार, ठीक है। तो क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। ये एलिमेंट होते हैं इसके। अगर इन एलिमेंट को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन देखेंगे तो ये बनाता है NH3, PH3, H3, SbH3 और BiH3, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, तो कहते हैं कि जितने भी हाइड्रा एसिड होते हैं सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। हर किसी को अपना H प्लस आयन लेने की टेंडेंसी होती है। तो नीचे लिखो इसमें, ऑल दीज हाइड्राइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर with the increasing the size and decreasing in electronegativity, decreasing in electronegativity from nitrogen to bismuth, nitrogen to bismuth, there is a decreasing the electron density, electron density and the electron donor capacity
द इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी डिक्रीज। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी डिक्रीज करेगा तो उसकी, तो जब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी डिक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी जब डिक्रीज करेगा तो जो जितना जल्दी H प्लस आयन देता है वह उतना आसानी से क्या होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो जब आप एसिडिक, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब कि क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, वहां से डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये यहां पर आपका पहली क्राइटेरिया हो गई। ठीक, अब दूसरा देखो, हाइड्रा एसिड ऑफ द ग्रुप 16 ग्रुप एलिमेंट, हाइड्रा एसिड ऑफ द 16 ग्रुप एलिमेंट, 16th ग्रुप एलिमेंट, 16 ग्रुप एलिमेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारा पो, तो उसमें क्या होता है, H2 SO2 या सॉरी H2S H2SC सिलोनियम होता है ना, और H2 टीलूनियम STE। अब देखो यहां पे अगर ग्रुप में गौर से देखोगे तो ये क्या करते हैं कि और कितना आसानी से, अगर हम यहां पर H2O को तोड़ते हैं तो ये टूटता है H प्लस और OH माइनस में, और फिर से ये टूटता है H प्लस और O2 माइनस में। अगर आप इस OH को तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, O2 माइनस और H प्लस में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर जो होती है वह क्या होती है, क्योंकि सबसे अच्छी देखो, तो कहते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, अब डिक्रीजिंग द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी टू ऑफ OH माइनस आयन। देखो सबसे बड़ा चीज होता है कि ये उतना आसानी से, अब हम यहां पर बात आ गई कंजुगेट एसिड बेस पर। हमने पहले कहा कि कंजुगेट बेस और एसिड की जब कंसेप्ट आएगी तो बड़ा खतरनाक चीज होगा। अब जब ये OH माइनस आयन को अगर तोड़ने की बारी आएगी, H2O तो अपना H प्लस आयन ऐसे जल्दी देता नहीं है, अगर दे दिया, लेकिन अगर OH माइनस आयन के तोड़ने की बात आएगी तो ये आसानी से अपना H प्लस आयन नहीं देगा, क्योंकि ये OH जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहां पर अपना कंजुगेट बेस की जो कंसेप्ट होती है, कंजुगेशन के चलते जो कंजुगेट बेस की टेंडेंसी जो होती है वह क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि यहां पे सबसे मजबूत उसके नीचे आएंगे तो उससे कमजोर, उसके साइज क्या करता गया, बढ़ता गया। जब साइज बढ़ता जाएगा तो ऐसी स्थिति में बाइंडिंग एनर्जी जो होती है काफी कमजोर होती जाती है, इसीलिए कंजुगेट बेस की टेंडेंसी डिक्रीज करती है। जब कंजुगेट बेस डिक्रीज करेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। फिर समझो यहां पे जो H प्लस आयन होगा, अब ये जो OH जो होगा, अब ध्यान रखेंगे, जब यहां पे अगर अपना H प्लस आयन इसको फिर से मिल जाए, जब ये H2O बनाएगा तो ये एज किसका तरह काम करेगा, कंजुगेट बेस की तरह काम करेगा। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो ऐसी स्थिति में कंजुगेट बेस की प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है। जब कंजुगेट बेस की प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है मतलब ये यहां से अगर टूटेगा तो OS माइनस, यहां से टूटेगा तो OSC माइनस, यहां से टूटेगा OTE माइनस, और ये था क्या, OH माइनस। तो कंजुगेट अगर बेस की प्रॉपर्टी को देखेंगे तो सबसे ज्यादा OH, उसके बाद जो होगा वो OS माइनस, और फिर उसके बाद OSC माइनस, और उसके बाद OTE माइनस। तो कंजुगेट बेस की टेंडेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो कंजुगेट बेस की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। तो यानी कि क्या होगा, H2O जो होगा उस सबसे कम, फिर उसके बाद H2S, फिर उसके बाद H2SC, और फिर उसके बाद H2T। तो ध्यान रखेंगे कंजुगेट बेस की प्रॉपर्टी, हम लोग ग्रुप में चलते हैं तो कंजुगेट बेस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और ग्रुप पीरियड में क्या होता है, H प्लस आयन यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी डायरेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो उसको बना के अगर आप देखोगे ना, इसका आप क्या करते हैं, के की वैल्यू जब देखोगे तो उसमें के की वैल्यू जो आती है
वो H2O का आता है 10⁻⁻14, इसका आता है 1.1 × 10⁻⁻7, इसका जो आता है वो 2 × 10⁻⁻4, और इसका जो आता है वो होता है 2.3 × 10⁻⁻5। चलो बना लो। नीचे लिखो, इन इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर reflects decreasing trends reflects decreasing trend in the electron donor availability of OH minus ion अरे यार गलत लिखे हैं यहाँ पे। जब ये H देगा तो यहां से होगा HS माइनस ना, यहां भी होगा SEH माइनस या HSE माइनस, HSE माइनस, और यहाँ पे क्या होगा HTE माइनस। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी होगा OH माइनस, यहाँ OH माइनस होगा, ये OH माइनस, HS माइनस, HSE माइनस, और यहाँ पे क्या होगा HTE माइनस। तो लिख लो OH माइनस, HS माइनस, HSE माइनस और HTE माइनस। The increasing acidic character is clarified by fact the charge density on conjugate base decrease from OH to TE the proton less tendency held in higher member, and therefore acidic character increase। ओके, अब एक लास्ट लिख लो, हाइड्रा एसिड ऑफ 17th ग्रुप एलिमेंट, हाइड्रा एसिड ऑफ 17th ग्रुप एलिमेंट। आपको बताएं 17th ग्रुप एलिमेंट में बहुत लफड़ा होता है, बड़ी लोचा है उसमें। लोचा है पता है क्या, अगर आप देखोगे तो HF, HCl, HBr कौन कौन एलिमेंट होते हैं, फेस CBI एट योर होम, ये एलिमेंट है। तो फेस CBI फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। अब जरा सोचो, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसको हटा दो। H जो होता है वह हाइड्रोजन के साथ मिलकर HA बनाता है, HCl बनाता है, HBr बनाता है और HI बनाता है। अब इसमें कंजुगेट बेस तो बनेगा नहीं, क्योंकि HF अगर अपना H+ आयन दे देगा तो फिर F-, जब ये देना ही था तो फिर इसके पास अकेला, जब भी कंजुगेशन की बात आती है तो इसमें अगर नया कॉम्प्लेक्स होता है तब वो H+ आयन इसको डोनेट कर सकता है। यहाँ पे डोनेशन की बातें नहीं आती है, तो ये कंजुगेट बेस और एसिड वाला यहाँ थ्योरम खत्म, कंसेप्ट खराब हो गया। क्योंकि अगर यहीं पर H3O होता तब ये अपना H+ आयन इसको दे देता, या NH4+ होता तब ये आसानी से अपना H+ आयन इसको देकर अपने NH3 बन जाता। अब ये H+ आयन इसको देकर बनेगा क्या, तो खाली हो गया। तो कंजुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट तो यही बर्बाद हो गया। तब यहां जब कंजुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट बिगड़ जाता है तब हम लोग आते हैं यहां पे बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट लेकर। क्या लेकर आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की कंसेप्ट लेकर आते हैं, ठीक है। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है जितना ज्यादा होता है, ठीक है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होता है। तो यहां पर होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर देखोगे तो इसकी HF की जो बॉन्ड ऑर्डर होती है वो करीब करीब 103, HCl की जो होती है वह 88, HBr की जो HCl की जो होती है वो, HF की जो होती है वह 135, HCl का 103, HBr की 88 और HI की जो होती है वह 71।
तो इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर की जो कर रेशियो ऑर्डर निकालोगे तो HF सबसे ज़्यादा, HCl उससे कम, HBr उससे कम और HI सबसे कम। और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, HF सबसे कम, फिर HCl, फिर HBr और फिर लास्ट में होगा। ठीक है, ये होती है ऑर्डर। तो ये है आपको पहला कंसेप्ट। अब इसी का हम सेकंड पोर्शन में जब मिलेंगे तो वहां सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है कि घटता है। ठीक है, ऑक्सीजन पोटेंशियल के आधार पर हम लोग कहते हैं पोटेंशियल, आगे चलकर आयनिक पोटेंशियल या ऑक्सीजन पोटेंशियल के बेसिस पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी घट रही है और किसकी बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और चीज कंसेप्ट एक्सेप्शन सीखेंगे कि सारे कंसेप्टों का एक एक्सेप्शन है जहां पर हम लोग H3PO4, H3PO2, H3PO4, H3PO2, H3PO3 और H3PO4 वो बड़ा एक्सेप्शन कंसेप्ट सीखता है कि उसमें कैसे क्या कहते हैं हमारे पास पेड सॉरी उसमें जो आपका पोटेंशियल हमारे पास कैसे कैसे आधार पर ऑक्सीजन के बेसिस पर कैसे पोटेंशियल हम लोग डिसाइड करते हैं, फिर वहां पे किस तरह से एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग H3PO2, H3PO3 और H3PO4 का एसिडिक स्ट्रेंथ अलग होता है, पर एक्सपेरिमेंटल जो होता है वो अलग हो जाता है। तो इसका पीछे राज क्या है, इन सारे राज के पर्दा हम खोलेंगे अगले क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच।